नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ एंड फिजिक्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर मैकेनिक्स के फर्स्ट यूनिट का चैप्टर फर्स्ट का जो टॉपिक है रिडक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्स, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक डेफिनेशन है और टर्मिनोलॉजीज वगैरह हैं, कॉन्सेप्ट जो है, ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए। इस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में हमारा जो थ्योरम है वो है अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस acting on a different point of a rigid body can be reduced to a single force at any arbitrary chosen point and couple। तो मैं इस थ्योरम को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स। थ्योरम में प्रूफ हमें ये करना है कि अगर प्लेन में कोई बॉडी रखा हुआ है और उस बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट फोर्स लग रहे हैं, तो हम इस बॉडी पर लगने वाले टोटल फोर्स को किसी भी एक आर्बिट्री पॉइंट से या किसी भी एक आर्बिट्री पॉइंट पर लगने वाले सिंगल फोर्स के रूप में रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम करें, प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा x और ये हो y डैश एंड x डैश, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। तो हमें इस सिस्टम पे इस बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, तो इस फोर्स के सिस्टम को एक फोर्स जो इस पॉइंट O पर वर्क कर रहा हो, ऐसे फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम कुछ एजम्पशन करते हैं। हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी में पॉइंट A1 पर एक फोर्स लग रहा है P1, पॉइंट A2 पर एक फोर्स लग रहा है P2, पॉइंट A3 पर एक फोर्स लग रहा है P3। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, A2 का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 और A3 का जो कोऑर्डिनेट है वो x3 y3 है। हम ये जो फोर्सेस है P1, P2 और P3, इन सभी को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। तो लेट जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो है x1 और y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है y1। वैसे ही A2 पर जो x डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो है x2 और y डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो है y2। यहाँ A3 पर जो x डायरेक्शन का कंपोनेंट है x3 और y डायरेक्शन का कंपोनेंट है y3। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने जो पॉइंट A1, A2, A3 और बहुत से पॉइंट हो सकते हैं जिस पर फोर्सेस अलग अलग फोर्स एक्ट कर सकते हैं, इसको हमने x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड्स, हमको ये प्रूफ करना है कि इस बॉडी पर जो लगने वाले फोर्सेस हैं उसको इस पॉइंट O से होकर जाने वाले एक फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स R में रिड्यूस किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे? हम जो x डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं x1, x2, x3, इन सब का सम लेंगे और इससे इनके सम का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको x डायरेक्शन में x से रिप्रेजेंट करेंगे
और वाई डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट है उसका सम जो है वाई डायरेक्शन में होगा। तो ये टोटल उसका सम जो होगा वो होगा वाई, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। और फिर इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह निकाला जाता है। हमको पता है, ये हम 11th क्लास से पढ़ते हुए आए हुए हैं। फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स जो होता है ये इस तरह से निकाला जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x1, x2, x3 एंड सो ऑन। वैसे ही y इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेते हैं समेशन x1, इसे हम लिख सकते हैं y1, सॉरी फ्रेंड्स, y1, y2, y3 एंड सो ऑन। इसको लिख सकते हैं समेशन y1। तो हमको पता है ये जो रिजल्टेंट फोर्स होता है R, वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और x डायरेक्शन से जो ये एंगल बनाएगा, x डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगा थीटा, वो होगा tan इनवर्स y बाई x। ये तो रही बात रिजल्टेंट फोर्स की। अब हम रिजल्टेंट टॉर्क के बारे में देखेंगे कि रिजल्टेंट टॉर्क जो आएगा वो क्या आएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम पहले कुछ एजम्पशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट O पर एक फोर्स OX डायरेक्शन में लगाते हैं x1, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में वही फोर्स लगाते हैं x1। तो ये दोनों फोर्स जो होंगे बैलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स। और वैसे ही y डायरेक्शन में भी हम एक फोर्स लगा लेते हैं y1, और निगेटिव y डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग जाएगा y1। तो इस प्रकार इस जो बॉडी है उस पर लगने वाले सारे फोर्स जो हो जाएंगे बैलेंस में हो जाएंगे। ये जो हम फोर्स लगाए हैं अभी x1 OX डायरेक्शन में, और x1 OX डैश डायरेक्शन में, और y1 OY डायरेक्शन में, और वैसे ही y OY डैश डायरेक्शन में। ओके फ्रेंड्स, अब हमको पता है कि जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें रिजल्टेंट टॉर्क निकालने के लिए पॉइंट O के रिस्पेक्ट में सभी फोर्सेस के कारण जो टॉर्क लगेगा उसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले हम फोर्स जो पॉइंट A1 पर जो फोर्स लग रहे हैं, पॉइंट A1 पर जो फोर्स लग रहा है उसके लिए हम लोग टॉर्क निकालते हैं। इसका टॉर्क दे देते हैं हम लोग T1, ठीक है। तो जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो फोर्स निकालेंगे हम x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसके लिए हम निकालते हैं। वैसे ही y डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसके लिए एक अलग टॉर्क लगाएंगे। तो फ्रेंड, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट A पॉइंट पर एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है x, और दूसरा फोर्स ऐसे ही x1 डायरेक्शन में लग रहा है, और इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है y1। हम देख सकते हैं यहाँ इस डायरेक्शन में x1 और इस डायरेक्शन में भी x1 फोर्स लग रहा है, और इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है y1।
तो ये हो जाएगा फोर्स x1 इंटू y1। बट हमको इसका साइन भी निकालना है कि ये जो हमारा टॉर्क है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो इसके लिए हम डायरेक्शन देखेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन किस ओर है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम देखते हैं कि ये जो फोर्स है वो इस तरह से ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन है ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके फ्रेंड्स, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि ये इसको ऐसे घुमा देगा। अगर इसको हम एक रॉड एज्यूम करें तो ये जो फोर्सेस होंगे ये इसको कुछ इस तरह से घुमा देगा, इस कारण ये जो होगा निगेटिव हो जाएगा क्लॉकवाइज के लिए। तो ये x1 फोर्सेस के कारण जो टॉर्क है वो निकला। इसी प्रकार हम जो फोर्स है y1 फोर्स है उसके कारण टॉर्क निकालेंगे। तो y1 के लिए एक फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा y फोर्स y1। और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से y1 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा x1। देखिए यहां जो एक फोर्स है इस डायरेक्शन में ये वाला फोर्स लग रहा है, देखते हैं यहां पर यहां y1 डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है और पॉइंट O पर इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है y1। तो ये जो है ये इस डायरेक्शन में ऐसे घूम जाएगा, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पॉइंट O से पॉइंट A1 यानी कि x1 डिस्टेंस है। देखिए यहां पर से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है x1। तो ये y1 x1 हो जाएगा। तो वैसे ही हम जो सारे फोर्सेस हैं उनके लिए इसी तरह से हम टॉर्क निकाल सकते हैं। वैसे अगर निकालेंगे तो T2 टाउ 2 ये y2 फोर्सेस के लिए तो ये हो जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस है, सॉरी ये हमारा फोर्स है, ठीक है। वैसे ये फोर्स हो जाएगा x2 डिस्टेंस y2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस y2, ये हुआ x2 डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ओके, उसके कारण लग जाएगा। ये दोनों फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार हम सभी फोर्सेस के लिए टॉर्क निकाल सकते हैं या सभी पॉइंट्स पर टॉर्क निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा y2 x2। तो हमारा जो टोटल टॉर्क होगा, रिजल्टेंट टॉर्क होगा, वो होगा किसी एक पॉइंट पर, जो हम अगर पॉइंट A1 पर निकालें, एट पॉइंट A1 जो हमारा टॉर्क होगा वो होगा y1 x1 माइनस x1 y1। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ रॉन्ग हो गया। तो पॉइंट ए पर एट पॉइंट A1 जो पॉइंट A1 पर लगने वाले फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा वो हो जाएगा, रिजल्टेंट टॉर्क जो होगा वो इन दोनों टॉर्क्स के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y1
x1 माइनस x1 y1। ऐसे ही हम लोग सभी पॉइंट्स पर लगने वाले फोर्सेस के लिए टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा वो होगा G इज इक्वल टू y1 x1 माइनस x1 y1 प्लस y2 x2 माइनस x2 y2 एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन y1 x1 माइनस x1 y1 ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम किसी बॉडी पर लगने वाले डिफरेंट कोप्लेनर फोर्स जो होते हैं उनको किसी एक फोर्स में जो कि किसी एक पॉइंट पर जो कि अपना आर्बिट्री पॉइंट होगा उस पर लगने वाले फोर्स में हम लोग उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। साथ ही हम उसका जो टॉर्क है उसे भी हम किसी एक रिजल्टेंट टॉर्क में रिजॉल्व कर सकते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे कि जब हम पॉइंट को शिफ्ट किए हमारे ओरिजिन पॉइंट को, तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो हमारा टॉर्क होगा वो क्या होगा। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम इस पॉइंट O को किसी डिफरेंट पॉइंट पर अगर हम शिफ्ट कर दें तो हमारा वो जो न्यू पॉइंट होगा ओरिजिन पॉइंट उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो टॉर्क होगा रिजल्टेंट टॉर्क होगा वो क्या होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट O को किसी दूसरे पॉइंट O डैश पर शिफ्ट कर रहे हैं। मान लिया कि हम जो पॉइंट O है उसको हम पॉइंट O डैश जिसका कोऑर्डिनेट है HK इस पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट टॉर्क जो हो जाता है वो हो जाता है G डैश। तो हम ये जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा न्यू टॉर्क जो हमारा न्यू टॉर्क होगा वो क्या होगा, तो इसको हम लोग इस तरह से निकालते हैं। समेशन हमारा फॉर्मूला था y1, तो कोऑर्डिनेट में हम इसके कोऑर्डिनेट को घटाएंगे तो x1 माइनस h माइनस x1 y1 माइनस k। अंदर हम सॉल्व करेंगे इसको समेशन y1 x1 माइनस y1 h माइनस x1 y1 प्लस k x1। हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं y1 x1 माइनस x1 y1 और माइनस h y1 प्लस k x1। समेशन का साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग इसमें, तो ये हो जाएगा y1 x1 माइनस x1 y1 माइनस h समेशन y1 प्लस k समेशन x1। तो ये जो होता है हमारा पॉइंट हमने निकाला था यहाँ पर
रिजल्टेंट टॉर्क पॉइंट O के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमारा G जो है ये था रिजल्टेंट टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। ठीक है, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं G, और समेशन Y था Y डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं उसका सम, और समेशन X था X डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट है उसका सम। इसको हम लोग कैपिटल X से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हमारा जो न्यू टॉर्क होगा G डैश पॉइंट को शिफ्ट करने के बाद वो हो जाएगा G माइनस H Y प्लस K X। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो में कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे अगली वीडियो में सुधार के फिर से अपलोड कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।